नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। यमुनानगर की जगाधरी में बनी गलियों का उद्घाटन करने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा अपने आप को किसानों का नेता मानते हैं और बारिश किसानों के लिए लाभदायक है। वर्षा समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बारिश होती है तो पानी आता है और कुछ समय बाद निकल भी जाता है। इसमें सरकार के फेलियर वाली कोई बात नहीं है। बता दें कि हुड्डा ने जल भराव होने पर सरकार को फेलियर बताया था। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि चंडीगढ़ में एनडीए के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को जेजेपी, बीजेपी, आजाद विधायकों, संसदों और समर्थन का ऐलान किया है। तो वहीं उन्हें उम्मीद है कि अन्य दलों के विधायक भी योग्य और श्रेष्ठ प्रत्याशी को ही समर्थन करेंगे। उन्होंने आज कीमती समय निकाला है। एक बार और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी को पता लगना चाहिए कि वार्ड नंबर 7 में जो लोग हैं उनके हाथों में कितनी जान है। जो रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पानीपत से आ रही है, जहां पुलिस ने सुलझाई ट्रिपल मर्डर की गुत्थी। दो दोस्तों ने ही उतारा था दोस्त को मौत के घाट। शराब पीने के दौरान दिया वारदात को अंजाम। एक एक करके की दोस्तों की हत्या। तो पुलिस की गिरफ्त में आया हत्यारा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझा दिया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि दोस्त ने ही की थी दोस्तों की हत्या। पुलिस ने सुलझाई ट्रिपल मर्डर की गुत्थी। दोस्त ने उतारा था दोस्तों को मौत के घाट। शराब पीने के दौरान दिया वारदात को अंजाम। एक एक करके की दोस्तों की हत्या। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पानीपत से। तो आपको बता दें कि शराब पीने के दौरान दोस्त ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था और एक एक करके अपने दोस्तों को मौत के घाट उतारा था। तो वही पुलिस ने अब इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा ली है और साथ ही साथ पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई इस पर कर रही है और अब हत्यारा जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। तो पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला पानीपत का बताया जा रहा है। अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में CIA 2 द्वारा श्री वीरेंद्र सिंह व उसकी टीम द्वारा आज ट्रिपल मर्डर ब्लाइंड ट्रेस किया है और एक्यूज्ड आसू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने 3 मर्डर की हत्या की और जिनका कोई सुराग नहीं था। इन्होंने अपने प्रयास से आज उसको अरेस्ट किया है और 3 मर्डर का खुलासा किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सर, वजह क्या थी मर्डर करने की? मर्डर करने की कोई, वैसे तो शराब पी रहे थे, शराब पीकर कहा सुनी होगी, छोटी मोटी होगी उनकी शराब न पीने की वजह से। तो उसी बात को लेकर उन्होंने ये पहले सोनू नाम के मार दिया और उसके खोखे के पीछे मतलब ही डाल दिया था। और बाद में पता लगा भाई शायद मोनू को भी पता, मोनू देख लिया है इनका मर्डर करते हुए, तो उनको डर था ताकि ये बता ना दे। तो उन्होंने पहले नहर के पास, हसन नाका के पास, उसको भी गला दबाकर पड़ने से उसकी डेड बॉडी जो है नहर। वहीं इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मवीर शहरावत हमारे साथ जुड़ के। धर्मवीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और क्या कुछ वजह सामने आ रही है हत्या करने की? जागृति, देखिए अभी पानीपत पुलिस के हाथ ये बहुत बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने सीरियल किलर, इसको हम कह सकते हैं, गिरफ्तार किया है। पुलिस को शिकायत दी गई थी कि पानीपत के मतलौटा में पहला जब मर्डर हुआ था उसको किसी ने मार के घेर दिया। उसके बाद पुलिस तमाम अपनी हिरासतों में जुट गई थी और आरोपी ने क्या किया था कि पहले जो तीसरा मृतक है, तीसरा मर्डर जो है इस आसू नाम के सीरियल किलर ने किया है और राकेश का किया है। पहले मर्डर राकेश ने और आसू ने मिलकर जो है मतलौटा में किया था। वह दोस्त को बोलने लगे कि पहले ये शराब पी रहे थे, जब शराब पीने से दोस्त सोनू मना करने लगा तो इन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद इनको शक हुआ कि मोनू भी इनके साथ बैठकर शराब पी रहा था, कहीं ना कहीं मोनू को शक हो जाएगा और मोनू पूरी वारदात जो है पुलिस को बता देगा और उसके बाद आप लोग जेल के अंदर जाओगे, फंस जाओगे। तो उसके बाद फिर इन दोनों ने मिलकर मोनू को मौत के
घाट उतार दिया। और उसके बाद जो आरोपी है आंसू, फिर उसने जो तीसरा मर्डर किया है वो अपने ही दोस्त राकेश का किया है। और उसने राकेश को हरिद्वार ले जाने के बहाने ही उसको रास्ते में यूपी में मौत के घाट उतार दिया। आंसू को डर था कि कहीं ना कहीं जो तीसरा उसका दोस्त बता है वो भी उसका नाम पुलिस को खुलासा करेगा और वो जेल के अंदर चला जाएगा। इसी डर से जो है उसने तीनों की हत्या की है। और ये तीनों की जिसने आंसू ने हत्या की है, ये तीनों आपस में ही दोस्त थे। और पहले दिन जहां से पहले मर्डर की शुरुआत हुई है वहीं से इन्होंने इकट्ठा दारू पीना स्टार्ट किया था। अब अभी फिलहाल आरोपी जो है आंसू वो पुलिस की गिरफ्त में है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस आगे आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी देखिए, पुलिस की ओर से आरोपी को जो माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और उसको पुलिस रिमांड पर लिया गया है। और पुलिस फिलहाल अभी आरोपी से जो वारदात, जो हत्या की वारदात में प्रयोग की गई है, मान ले कोई चाकू है या कोई ईंट पत्थर, जैसी जैसी जो वस्तुहीन चीजों से हत्या की गई है उन चीजों को बरामद करेगी। जी बिल्कुल धर्मवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अग्निपथ योजना को लेकर महेंद्रगढ़ के जयराम सदन में अग्निवीर गोष्ठी का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने की, जिसमें राज्यसभा सांसद और रिटायर्ड जनरल डीपी वत्स ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वही मुख्य अतिथि के पहुंचने पर पूर्व मंत्री और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जनरल डीपी वत्स ने अग्निपथ योजना को देश हित में सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं को भ्रमित होने की बजाय आगामी भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो फौजी की नौकरी करने के काबिल नहीं है, क्योंकि सेना के जवान में अनुशासन और आत्मसंयम का होना बहुत जरूरी है। झज्जर में साइबर क्राइम पर रोकथाम और गहनता से जांच के लिए शहर में जिला स्तर साइबर थाना खोला गया, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में साइबर क्राइम एक चुनौती साबित हो रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से साइबर क्राइम को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में साइबर अपराध थाने खोलने के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत झज्जर में ये साइबर अपराध थाना खोला गया है। आपको बता दें कि इस थाने के लिए पूरी तरह से एक अलग विशेष टीम तैयार की गई है। ये हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार हर जिले में एक साइबर थाना खोले जाने का कम से कम एक आदेश आया था। जैसे बड़े जिले हैं गुड़गांव, फरीदाबाद में, वहां पे मल्टीपल थाने, और बाकी हर जिलों में खासतौर पे बढ़ते हुए साइबर अपराधों के संबंध में लोगों को एक इकट्ठा एक जगह पे मौका देने के लिए, और ताकि स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन हो सके, उसमें पहले से हर थाने में एक साइबर क्राइम हेल्प डेस्क खोली गई थी। उसी के आगे कंटिन्यूएशन में एक स्पेशल थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया गया है। इन थानों में उन मुलाजिमों की पोस्टिंग आहिस्ता आहिस्ता की जाएगी जिनकी ऑलरेडी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर यमुनानगर से आ रही है, जहां दोस्त ने ही की अपने दोस्त पर फायरिंग। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यमुनानगर से। तो दोस्त ने की दोस्त पर फायरिंग, युवती को लेकर हुआ दोनों में विवाद। युवक के पैर में लगी 2 गोलियां और जिसके बाद गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वही मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यमुनानगर से आ रही है, जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर फायरिंग कर दी। तो वहीं आपको बता दें कि यमुनानगर के थाना छप्पर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक के पैर में 2 गोलियां लगी है। तो गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि युवती के चलते दोनों दोस्तों में विवाद हुआ था और जिसके बाद एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त के पैर में गोली मार दी। तो वहीं युवक के पैर में 2 गोलियां लगी है और गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यह अहम जानकारी यमुनानगर से आपको बता रहे हैं, जहां दोस्त ने ही अपने दोस्त पर फायरिंग कर दी है। तो आपको ये भी बता दें कि युवक के पैर में 2 गोलियां लगी हैं। युवती को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं अब पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी और साथ ही साथ युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में
भर्ती कराया गया है। तो वहीं यमुनानगर के थाना छप्पर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सुबह 4 बजे सूचना मिली कि लंडोरा मोड़ पे गोली मार दी है किसी सिमरजीत के। तो मैं मौके पे पहुंचा, वहां पता चला कि कोई कश्मीरी सिंह है लंडोरे का, उसने क्या नाम है सिमरजीत के गोली मारी है, जिसके टांगों पे मारी है। 4 फायर करे थे, 2 टांगों में छर्रे लगे उसके। वो मुलाना उपचाराधीन है, ठीक ठाक है, खतरे से बाहर है। थोड़ी कोई इनका कोई लड़की का फ्रेंडशिप का चक्कर था उस मामले में। इनका पहले भी इनका 1 महीना पहले भी इनका तुम हुई थी और इनका समझौता भी हो गया था। तो ये मामला है, मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी है, जल्द जल्द आरोपी को गिरफ्तार करके। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र मेहता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि एक दोस्त ने ही दोस्त को गोली मार दी, क्या कुछ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, इसमें क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, ये मामला थाना छप्पर के लंडोरा गांव का है, जहां कश्मीर सिंह और सिमरजीत सिंह जो है पिछले कई वर्षों से दोस्ती थी और दोस्ती काफी गहरी दोस्ती थी। लेकिन ये सारी दोस्ती एक युवती के बीच में आने के कारण बिगड़ गई और इतना ज्यादा बिगड़ी कि दोनों में नफरत पैदा हो गई और उसी नफरत के चलते ये गोलीबारी हुई है। 4 राउंड गोलियां मारी गई हैं, उनमें से 2 गोलियां लगी हैं सिमरजीत को और उसको अस्पताल दाखिल कराया गया है। फिलहाल यहाँ उसकी हालत गंभीर थी, इसलिए उसको मुलाना के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं अगर इस मामले में बात करें तो मामला पुलिस ने दर्ज जरूर कर लिया है। अलग अलग धाराओं में आर्म एक्ट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी मौके से जो गोली चलाने वाला था कश्मीर की, वो फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस युवती की वजह से ये जो विवाद हुआ, क्या उनसे कोई पूछताछ हो पाई हो, उनका नाम सामने आ पाया हो और जो घायल है उसकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? हाँ बिल्कुल, उसका भी मुलाना में इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है, लेकिन दो जगह गोलियां लगी हैं। गोलियां हालांकि 4 चलाई गई थी, 2 लगी, बचाव हो गया, लेकिन युवती के बारे में पुलिस को बता दिया गया है। लेकिन अभी इसी सारे मामले से युवती बाहर है, क्योंकि युवती कारण जरूर था इन दोनों में झगड़े का, लेकिन युवती का कोई इसमें रोल नहीं था, इसलिए शायद उससे पूछताछ नहीं करेगी पुलिस। अभी सबसे पहले गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है आरोपी का, जिसने गोलियां चलाई थी। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा के रतिया, सिरसा और फतेहाबाद जिले में चिट्टे जैसे नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इन जिलों में चिट्टे जैसे घातक नशे ने कई युवाओं की जिंदगियां छीन ली और कई घर तबाह। वहीं पुलिस प्रशासन इसको लेकर कई बार अभियान भी चला चुकी है, लेकिन चिट्टे जैसे कारोबार रोकने में प्रशासन नाकामयाब साबित हो रहा है। नशा माफिया इस कारोबार को बेखौफ चला रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित अनेक राज्यों में कारोबार फल फूल रहा है। जानकारी के मुताबिक रतिया के वार्ड नंबर 12 में एक बुजुर्ग महिला संतोष रानी का भी नशे ने पूरा घर परिवार उजाड़ दिया। नशे के चलते संतोष रानी का अपना मकान बिक गया और वही संतोष रानी ने पिछले 4 सालों में नशे के कारण 2 बेटों और पति को भी खो दिया है। बड़ी दर्दनाक कहानी है कि ये माता, जो हाल ही में एक माता ही इनके पास है और ये 3 भाई और एक बहन इनकी थी। सबसे पहले इनका 2018 में इनका एक बेटा माता जी का गुजरा, वो भी नशे की हालात में, बहुत ज़्यादा नशेड़ी था। उसके 2 महीने बाद ही उसके फादर साहब गुजर गए थे। उसके बाद में 29/5 को अभी हाल ही में जो हुआ है, इसमें इनका जो लड़का गुजर गया और एक लड़का है वो भी बोड़ा बाड़ा से, जिस पे इनका काम चलता है। जो लड़की है वो भी घर बैठी है, उसका पति भी उसको तंग करता है और नशे के हालात में उसकी भी कहानी यही गड़बड़ा रही है। कुछ नहीं बेटे, ना भी नशे पत्ते करते सीगे ज्यादा, 30 साल की उम्र च बड़ा गुजर गया सीगा ते हुण आ महीना का हो गया जी, ये भी नशे वाले करदा सीगा ते ये भी नशे पत्ते च गुजरिया है। और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां गुरुग्राम में अब बिना मीटर वाली ऑटो पर जो है वो प्रतिबंध लगेगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां
गुरुग्राम से खबर है, बिना मीटर वाले ऑटो पर लगेगा बैन। 31 जुलाई से नहीं चलेंगे बिना मीटर वाले ऑटो। ऑटो रिक्शा में मीटर लगाने का समय बढ़ा है। ऑटो चालकों को 30 जुलाई तक मीटर लगवाने होंगे और 31 जुलाई से बिना मीटर वाले ऑटो नहीं चलाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से। तो 31 जुलाई से नहीं चलेंगे बिना मीटर वाले ऑटो। ऑटो रिक्शा में मीटर लगाने का समय बढ़ाया गया है। ऑटो चालकों को 30 जुलाई तक मीटर लगवाने का समय दिया गया और 31 जुलाई के बाद से बिना मीटर वाले ऑटो नहीं चलाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से। आपको बता दें कि अब ऑटो में मीटर लगाने का जो समय है वो भी बढ़ा दिया गया है। 30 जुलाई तक ऑटो चालक अपने ऑटो रिक्शा में मीटर लगवा सकेंगे और 31 जुलाई से बिना मीटर वाले ऑटो पर बैन लगेगा। बिना मीटर वाले ऑटो नहीं चलाए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो है बिना मीटर वाले ऑटो नहीं चलाए जाएंगे, उन पर बैन लगा दिया गया है। ऐसे में जो ऑटो चालक है उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जागृति बताना चाहूंगा कि जो ऑटो रिक्शा चलते हैं वो अब बिना मीटर के नहीं चल पाएंगे। फेयर मीटर लगाना अब जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए पहले 30 जून का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ ऑटो चालकों की ये मजबूरी रही कि वो अपने ऑटो में अभी तक मीटर नहीं लगवा पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक बार फिर गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर से गुहार लगाई। तो जिसको उनकी समस्याओं को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर ने अब 30 जुलाई तक का समय दिया है। 30 जुलाई तक फिर मीटर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद अगर मीटर नहीं लगते तो ऐसी गाड़ी ऑटो को इम्पाउंड किया जाएगा। जी जागृति। जी बिल्कुल संजय, और ये भी जानना चाहेंगे किन वजहों से ये फैसला लिया गया कि अब सभी ऑटो चालकों को जो है ये मीटर लगवाना अनिवार्य होगा? देखिए, बिल्कुल जो शेयरिंग ऑटो हैं उसमें अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जो दूसरे ऑटो हैं उनमें ही फेयर मीटर लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि जो किराया है वो निर्धारित किराए से ज्यादा ये लोग मांगते थे, जिसकी वजह से लोगों को भी खासी परेशानी हो रही थी। जिसके बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया कि अब जो ऑटो चलेंगे उसमें फेयर मीटर लगा दिया जाए और धीरे धीरे जो शेयरिंग ऑटो हैं उसमें भी ये मीटर लगाने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश की रक्षा के लिए विपरीत परिस्थितियों में बॉर्डर पर तैनात रहने वाले जवानों के लिए रेवाड़ी के युवा संजय शर्मा ने साइलेंट पेट्रोल मशीन बनाई है। इस मशीन को डिजाइन करते वक्त सैनिकों की सुरक्षा, सैनिकों को होने वाली परेशानी और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखा गया है। हालांकि इस मशीन में तकनीकी रूप से काफी कुछ जोड़ना बाकी है। संजय शर्मा ने बताया कि ये मशीन एक सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल की जा सकती है, जिसके लिए एक मोबाइल ऐप को डिजाइन किया गया है। मशीन के अंदर बैठकर जवान आसानी से पेट्रोलिंग कर पाएंगे। साइलेंट पेट्रोलिंग मशीन बुलेट प्रूफ होगी और जिसके अंदर गर्मी सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए तापमान को सामान्य रखने के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जवान इस मशीन के अंदर बैठकर भी दुश्मन को टारगेट करके फायर कर पाएंगे। हेडक्वार्टर से सीधे संपर्क के लिए भी एक डिवाइस मशीन में लगाया गया है। मशीन में खुफिया कैमरे और नाइट विजन कैमरे भी लगाए गए हैं। साइलेंट पेट्रोलिंग मशीन ई रिक्शे को मॉडिफाई करके बनाई गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर रेवाड़ी में युवक ने कमाल करके दिखाया है। साइलेंट पेट्रोलिंग मशीन युवक ने बनाई है और जिससे जो है युवक का कहना है कि इस मशीन से बॉर्डर पर तैनात जवानों को सहायता मिलेगी। जेल डीजीपी मोहम्मद अकील यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने पेट्रोल पंप लगाने की योजना पर विचार किया। इसके लिए उन्होंने जगह फाइनल करके ऑयल कंपनी से बातचीत करने की बात कही। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सोनीपत झज्जर जेल में जैमर लगे हैं, अब उन्हें 3G से 4G किया गया है। वहीं हाई सिक्योरिटी जेल रोहतक गुड़गांव में भी 5G जैमर लगाए जाने की योजना है। इसके साथ ही जेल डीजीपी मोहम्मद अकील ने बताया कि जेल में काफी समय से फर्नीचर बनाए जा रहे हैं, जिस फर्नीचर को बेचने के लिए शोरूम बनाए जाएंगे। कंपनी फाइनल करेंगे और फाइनल चीज
बहुत सारी योजनाएं हैं हरियाणा में। मैं समझता हूँ कि बाकी कंट्री की किसी भी जेल पर अगर कोई योजना है तो वो योजना हमारे यहाँ ज़रूर है और ज़्यादा ही योजना है। जो पुरानी योजनाएं हैं उनसे एक्स्ट्रा कुछ योजनाएं अभी जो शुरू कर रहे हैं हम, ओपन जेल और सेमी ओपन जेल की स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाई सिक्योरिटी जेल में 5G जैमर लगाए गए हैं और जेल डीजीपी जहां यमुनानगर पहुंचे तो वहीं उन्होंने बताया कि रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर फतेहाबाद से आ रही है जहां कछुओं की तस्करी का ये मामला बताया जा रहा है। तो उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी फतेहाबाद से आपको बता दें जहां कछुओं की तस्करी का मामला सामने आया है। 6 महिलाओं को ग्रामीणों ने पकड़ा है। तो वहीं आपको बता दें कि गांव के तालाब से चुराकर कछुए लेकर जा रही थी महिलाएं और ग्रामीणों ने शक होने पर उनके थैले की जांच की, जिसके बाद उन 6 महिलाओं को पकड़ लिया गया है। तो फतेहाबाद से बड़ी और अहम खबर जहां कछुओं की तस्करी का मामला सामने आया है। तो वहीं 6 महिलाओं को ग्रामीणों ने पकड़ा है और विभाग ने पहुंचकर कछुओं का रेस्क्यू किया। तो वहीं फतेहाबाद के गांव नाडोडी से महिलाओं को पकड़ा गया है। वन्य प्राणी विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। तो फतेहाबाद से ये बड़ी और अहम खबर जहां 6 महिलाओं को कछुओं की तस्करी के मामले में पकड़ा गया है। तो वहीं विभाग ने पहुंचकर कछुओं का रेस्क्यू किया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 6 महिलाओं को कछुओं की तस्करी के मामले में पकड़ा गया है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल जागृति बताना चाहूंगा, ये एक बहुत बड़ा मामला था। ये 6 महिलाएं कोई जो है, ये गांव नाडोड़ी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का ये गांव पड़ता है, भुन्ना थाना लगता है इसका जी। जहां पर ये जो महिलाएं हैं ये किसी गांव के ही कोई ग्रामीणों ने देखा। राधेश्याम बिश्नोई ने जो है तुरंत जानकारी जीव जंतु विभाग फतेहाबाद को जिसकी दी गई, जिसके बाद तुरंत जो है फतेहाबाद की अगर मैं टीम की बात करूं तो जीव जंतु विभाग के जो अधिकारी है यहाँ पर वो वास्तव में बड़ा एक मैसेज इनका रहता है, हर वक्त ये तैयार रहते हैं। इनकी टीम ने तुरंत जाकर के इसके अंदर जो है दलजीत सिंह इंस्पेक्टर है, लीलू राम सुरेश और रेंज ऑफिसर सुनीता, इन्होंने जाकर के मौके पर जो है इन महिलाओं को काबू किया है। उसके बाद जो है जयविंदर नेहरा इंस्पेक्टर हिसार से भी जो अधिकारी को यहाँ पर बुलाया गया है। और इसके अंदर अधिक जानकारी और भी मैं बता दूं कि ये जो है अभी तक कार्रवाई जारी है। इनको जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट कुरुक्षेत्र इनको जो है वहां पर इनको पेश किया जाएगा। और ये कौन है, ये 6 महिलाएं, इनके साथ एक छोटा बच्चा भी है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनके आधार कार्डों की जांच हो रही है। अभी पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये लोग तस्करी के लिए इन कछुओं को जो है लेके जाने वाले थे। तो जिनको ग्रामीणों के सहयोग से काफी बड़ी एक कामयाबी यहाँ पर आज फतेहाबाद में जो जीव जंतु विभाग को मिली है। जागृति जी बिल्कुल। रमेश, और ये भी जानना चाहेंगे कि इन 6 महिलाओं को जो पकड़ा गया है, क्या पूछताछ में निकल के सामने आ रहा है, क्या इसमें और लोगों के सम्मिलित होने की भी कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति बताना चाहूंगा, पुलिस की पूछताछ के अंदर अभी जारी है। उसके अंदर कुछ आधार कार्ड इनके पास प्राप्त हुए हैं जिनके अंदर ये जो है भुना का कुछ एड्रेस जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये जो महिलाएं हैं ये कुछ जैसे देखा जा रहा है कि बिहार यूपी के ऐसे कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये असलियत में वासी कहाँ के हैं और इनका जो उद्देश्य है इन कछुओं को लेकर के कहाँ जाने वाले थे। जहां तक हमें अभी जो है जयविंदर नेहरा इंस्पेक्टर से हमारी जो बात हुई थी, उन्होंने बताया कि ये कुछ तस्करी के लिए इनको कहीं लेके जाने वाले थे, जो इनको अभी दबोच लिया गया है और पूरी क्लियर तो जांच के बाद ही हो पाएगी। जागृति जी बिल्कुल। और रमेश, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो कछुए रेस्क्यू किए गए हैं, क्या उनको वापस जो है उनके स्थान पर पहुंचा दिया गया है? देखिए, ये अभी जो है अपने जो जीव जंतु विभाग के अंदर ये मामला है, वो जैसे जहाँ सुरक्षित होगा वहीं, और एक अलग ही प्रजाति की कछुए थे जागृति, जो आज एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर ये इनको काबू किया गया है। तो ये जैसे जहाँ इनका स्थान ठीक रहेगा वहीं जीव जंतु विभाग के जो अधिकारी हैं वो अभी इनके पास ये मौजूद हैं। ये कहाँ छोड़ेंगे इनको, ये अभी बाद का विषय है। ये जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फतेहाबाद का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं जहां पर कछुओं की तस्करी के मामले में 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है।
नगर परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलेर सिंह सैनी ने जिला प्रशासन के साथ झज्जर शहर का दौरा किया और बारिश की पानी से हुए जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पाया कि कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों ने बताया कि आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जरूरी काम से भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि अभी स्थिति का जायजा लिया गया है और कुछ नालों की निकासी जो रुकी हुई है उन्हें भी दुरुस्त कराया जाएगा, क्योंकि कुछ नाले नगर परिषद के अधीन आते हैं तो कुछ लोक निर्माण विभाग के अधीन आते हैं, तो उन अधिकारियों से भी इस संदर्भ में बातचीत की जाएगी। कुछ जगह से पानी निकाल भी दिया है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी जैसे कि तैसे हैं। इसलिए हमने जो हमारे अधिकारी हैं, एसडीएम हैं रविंदर जी, कल डीसी साहब और एसपी साहब ने भी दौरा किया था। आज जो हमारे शहर के एसडीएम है रविंदर जी, उनके साथ हमने पूरे शहर का दौरा किया और जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से उनको अवगत कराया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।